हेलो, वेलकम टू अन अकेडमी। स्वागत है आपका अन अकेडमी चैनल हिंदी पे। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब सही होंगे, आपके परिवार में भी सब सही होंगे। आज हम लोग विश्व के इतिहास यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। और ये वीडियो हम लोग यूनिफिकेशन की बात करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इटली के एकीकरण की बात की थी, यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली। और आज इस वीडियो में मैं आपको जर्मनी का एकीकरण पढ़ाऊंगा, यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किस तरीके से हुई। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबके लिए, अगर आप पहली बार अनअकैडमी पे जुड़े हैं, सो मोस्ट वेलकम। और आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको मिल पाएं। और क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं कि आज की वीडियो हम लोगों को कितनी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, किस तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री में इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर फॉर यूपीएससी सीएससी। अगर आप प्लस कोर्सेज में जुड़ रहे हैं, ये मेरा प्रोफाइल है, आप मुझे चेक कर सकते हैं अनअकैडमी की ऐप से। यूपीएससी, जहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री के लिए गाइड करता हूँ और प्लस करंट अफेयर्स। और मेरा यूट्यूब चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, यूपीएससी मेंटोर। आज के लिए ये ऑफर सीमित है, यूपीएससी इन फॉर इन ऑफर, जहाँ पे आप नेवर बिफोर एंड नेवर अगेन, यहाँ पे आप 10% ऑफ डिस्काउंट ले सकते हैं अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं सुहेल 10, कैपिटल SUHAIL, सुहेल 10। वन सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल, वन ऑफ द बेस्ट ऑफर, जिसमें आपका ऑप्शनल और आपके जीएस कंप्लीट 1 साल तक करवाए जाएंगे और प्लस आपका 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन भी हो जाएगा। सो इसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं सुहेल 10। आज लास्ट डेट है, तो आई होप आप सब ज्वाइन करेंगे इसमें। और इसके साथ साथ आपको उन लोगों के साथ भी मौका मिलेगा जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम क्वालिफाई किया है, ताकि आप उनके साथ इंटरेक्ट कर पाएं। यूपीएससी के इस सफर में जब हम सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो इसमें आपको वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लान, पर्सनल गाइडेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आप यहाँ इस ऐप में जाके आप यहाँ पे मेरा कोड यूज कर सकते हैं सुहेल 10। और अभी हमारे कुछ बैच चल रहे हैं जिन बैच में आप ऐड हो सकते हैं। एनसीईआरटी के बैच हैं, प्लस 2 ईयर बैच, 1 ईयर बैच। फ्री टेस्ट सीरीज के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ कोड यूज करेंगे, एजुकेटर का कोड यानी सुहेल 10, टू अनलॉक द टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट जो हैं वो चल रहे हैं, संडे को पर डे होता है। ये हमारा कोर्स है जो स्टार्ट होने जा रहा है, पाथवे टू क्रैक यूपीएससी विद इंडिया टॉप एजुकेटर, स्टार्टेड ऑन 2 जून। कंप्लीट सिलेबस कवरेज, लाइव क्लासेस प्लस विद टॉप एजुकेटर, एनसीईआरटी प्री टेस्ट सीरीज। एंड फॉर द 2 ईयर बैच सेम रिमेन, हम फिर इसको टेस्ट सीरीज को और एनसीईआरटी को फाउंडेशन कोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। आइए बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की, हम इस पूरी वीडियो में क्या सीखने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी यानी जर्मनी के एकीकरण कैसे हुआ और बिस्मार्क ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से ये एकीकरण करना पड़ा, बिस्मार्क का पूरा रोल बताइए। और नॉर्थन जर्मन यूनियन कैसे बनी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जर्मन अंपायर किस तरीके से बना, और वॉर ऑफ फ्रांस एंड प्रशिया की किस तरीके से हुई, और इस पूरी वॉर का क्या अंत हुआ और किस तरीके से इसका पूरा रिजल्ट आया। अगर हम जर्मनी की बात करें तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में आप देखेंगे तो काफी सारा एरिया जो था जर्मनी का वो बटा हुआ था। यानी कि इसका जर्मनी का जर्मनी के अंदर काफी सारे जो है कंट्री जो है वो रूल कर रही थी। एक साइड से ऑस्ट्रिया भी थी, एक साइड से आपके जो है रशिया भी थी, बाकी के साइड्स में डेनमार्क भी बटी हुई थी। तो एक ऐसा देश, जैसे हमने इटली के एकीकरण की बात की थी, एक ही देश में किस तरीके से इतने सारे लोग जो है, इतने सारी अलग अलग कंट्रीज आके रहेंगी, आप बहुत सारे लोग इसके बारे में सोचेंगे। और जैसे हमने इटली के एकीकरण को पढ़ा था उस तरीके। और ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि काफी बार यूपीएससी हिस्ट्री को लेके, खासकर जब हम बिस्मार्क की बात करते हैं तो बिस्मार्क को रिलेट किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ, कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया के साथ साथ कैसे उन्होंने बिस्मार्क की पॉलिसी को अपनाया था। अब उसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको याद होगा कि 18वीं शताब्दी के अंत तक, यानी कि एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, जो जर्मनी था वो ज्यादा से ज्यादा, कहा जाता है कि 300 से अधिक छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। समझने वाली बात है कि एक देश है और 300 स्मॉल प्रिंसी स्टेट्स हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है सर। और सारी स्टेट अपने आप को गणतंत्र कहती हैं कि ये देश हमारा है, एक कंट्री और 300 स्टेट्स, पॉसिबल ही नहीं है।
लेकिन इसी चीज को हमने एक करना है, यानी यही 300 स्टेट को एक करके जर्मनी बनेगा। लेकिन जितना इजी हम पढ़ रहे हैं इतना इजी तो है नहीं। इसके अंदर आप देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो काफी सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, और बहुत बार लड़ाइयां भी होंगी, वॉर भी होंगी, लेकिन जर्मनी लास्ट वे एक हो जाएगा। भारत के अंदर भी इसी तरीके से कुछ 500 से ज्यादा स्टेट्स थी, और छोटी छोटी रियासतों में भारत भी बटा हुआ था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके इन सारी रियासतों को एक करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए काफी बार बिस्मार्क को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जोड़ा जाता है। जर्मनी के एम्पायर की अगर हम बात करें, यानी कि मध्य यूरोप के स्वतंत्र राज्य के आसपास मिलकर 1871 के अंदर एक राष्ट्रीय राज्य जर्मन साम्राज्य के अंदर का निर्माण किया गया। 1871 में बाकी की सारी स्टेट्स को मिला के सारी जितनी भी अलग अलग छोटी छोटी रियासतें थी उनको एक करके जर्मनी बनाया गया। अर्लियर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एरिया जो है डिवाइड इनटू 39 स्टेट्स था, यानी कि हम देखें इससे पहले ये पूरी तरीके से भूभाग जो है 39 स्टेट्स के अंदर, राज्यों में बटा हुआ था। बिस्मार्क एक ऐसा बंदा जिसने मसीहा बन के जर्मनी के लोगों को मिला, और उसने एक रणनीति अपनाई जिसको हम कहते हैं रक्त और लोहा, यानी कि ब्लड इन आयरन पॉलिसी की नीति के अपनाने के बाद 1866 के अंदर उसने अपना पावर शुरू किया, और 1871 के अंदर अंदर एक पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस बीच के अंदर शक्ति का प्रयोग करके उन्होंने राष्ट्रीय तौर पे और पॉलिटिकली, यानी कि अगर हम देखें राजतंत्र के तौर पर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की, यानी कि जो विभाजित जर्मनी को एक राजनीतिक एकीकरण किया, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। भारत के अंदर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल यही करेंगे, क्योंकि भारत के अंदर भी पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की जरूरत थी। सारा राज्य जो है वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, हर एक राजा कहता था कि ये हमारा हिस्सा है। और क्योंकि अंग्रेजों ने जाने के बाद कुछ प्रिंसली स्टेट्स को मौका भी दिया था कि आपकी मर्जी, आप किनके साथ रहना चाहते हो। अब इनको रिलेट करके पढ़ने का फायदा यह है कि आपका एक वो वर्ल्ड हिस्ट्री भी हो रहा है और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी हो रहा है। लेकिन ये जर्मनी का एकीकरण नहीं, बल्कि जर्मनी पर अगर आप देखेंगे, बट दिस वाज नॉट अ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये खाली जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं था, बट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डोमिनेंस ऑफ प्रशिया, जर्मनी पर प्रशिया का प्रभाव की स्थापना थी। बिस्मार्क डिड नॉट सी द होल जर्मनी एज हिज फादरलैंड, क्योंकि बिस्मार्क संपूर्ण तौर से जर्मनी को अपनी पितृभूमि, यानी कि पिता की भूमि नहीं मानते थे, नहीं देखते थे, क्योंकि वो पूरी तरीके से उसको अपना लैंड नहीं मानते थे। लेकिन नेपोलियन की अगर हम बात करें, नेपोलियन जो चाहता था वो क्या था? नेपोलियन ने जर्मनी की शक्ति को नष्ट करना चाहा, वांटेड टू डिस्ट्रॉय द पावर ऑफ जर्मनी पूरी तरीके से। किंतु अपने अधिकारों को बढ़ाने के लिए नेपोलियन ने, नेपोलियन बोनापार्ट कहा जाता है, जो कि क्लास 9 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 में है, जर्मनी को स्वतंत्र राज्य को मिलाकर 29 राज्यों का एक संघ बनाया था। पहले तो 300 थी, फिर 39 कर दी गई नेपोलियन की वजह से। उसके बाद ही अगर आप देखेंगे एक यूनिटी जाग गई, एक तब से जर्मनी में राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न हुई, और लोगों ने यह कहा कि हम लोग एक होना चाहते हैं, यानी हम जर्मनी को अलग नहीं होने देंगे, हम जर्मनी के भाग नहीं होने देंगे। इस बीच में नेपोलियन का रोल भी आ जाता है, बिस्मार्क का रोल भी आ जाता है। भारत के अंदर थोड़ी सी सिचुएशन अलग है, क्योंकि जब हम भारत की बात करते हैं तो बिस्मार्क ने जब ये कहा था कि ये होल लैंड जो जर्मनी की है ये मेरी फादर लैंड नहीं है, लेकिन बिस्मार्क के बीच में सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज की अगर हम बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बिस्मार्क में ये चीज जरा अलग निकलती है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसके बाद जब समय गुजरता है तो आप देखेंगे कि बिस्मार्क की पूर्व जर्मनी एकीकरण, यानी कि 1815 से लेकर 60 तक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बिफोर बिस्मार्क, तो ये नेपोलियन के साथ थोड़ा सा जुड़ जाएगा, क्योंकि नेपोलियन पहले थे जिसने एकीकरण की बात की, लेकिन वो एकीकरण थोड़ा सा अलग था। फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप जर्मनी में राष्ट्रीय राष्ट्रीय यानी कि एक लिबरलिज्म की एक भावना जाग गई, एक उदारवाद की विचारधारा फैल रही थी, क्योंकि फ्रांस जैसे ही आजाद होता है तो उसके प्रभाव पूरे देशों पे पड़ना शुरू हो जाते हैं। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, फ्रांस की क्रांति जो कि शुरू होती है 1789 से लेकर 1799 तक,
फ्रांस की क्रांति में सिर्फ फ्रांस ही आजाद नहीं हुआ था, फ्रांस की क्रांति से पूरे विश्व के जितने भी स्टेट्स थे और कंट्रीज थी उस समय, वो आजाद हुई। इसीलिए फ्रांस की क्रांति को सबसे बड़ी क्रांति कहा गया। अन्यथा अगर आप देखेंगे तो इससे पहले अमेरिका का भी एकीकरण हुआ, अमेरिका भी स्वतंत्र हुआ, लेकिन उसके प्रभाव विश्व के ऊपर बहुत कम पड़ते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं जर्मनी की और इटली की और फ्रांस की, तो हमें पता चलता है कि फ्रांस के प्रभाव बहुत पड़े थे। अब यहां की जो राष्ट्रवाद और यहां की राष्ट्रीय जो उदारवादी विचारधारा आई, इससे जर्मनी को बहुत फायदा हुआ। अब जर्मनी के लोग ये कहना शुरू कर दिए थे कि जितने भी लोग हमारे राष्ट्र स्टेट्स के अंदर हैं, हमारी कंट्री के अंदर, उनको निकलना पड़ेगा, और ये बाद में फायदा बिस्मार्क उठाएंगे। अब देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले हम जब पढ़ते हैं तो हमें मेंटल फैटिग्यू यानी कि मानसिक थकान सी होने लगी थी। नेपोलियन के युद्ध के कारण, जब नेपोलियन रेवोल्यूशन करता है, तो युद्ध के कारण जर्मनी की जनता जो है, सैनिक शक्ति शांति जो थी स्थापना की एक इच्छुक थी, यानी चाहते थे किसी तरीके से पीस हो जाए। हर दिन लड़ाई झगड़ा, हर दिन लड़ाई झगड़ा, थक चुके थे लोग। अब समझिएगा मेरी बात, आज भी यही कहीं ना कहीं चल रहा है कि जब लोग पीस जाते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे जो सोल्जर थे, क्योंकि लगातार युद्ध के कारण सैनिक और जनता ने केवल शारीरिक थकान ही महसूस कर रही थी, लेकिन हर दिन जब लड़ाई होगी, द पीपल, द सोल्जर एंड द पब्लिक विल एक्सपीरियंस नॉट ओनली फिजिकल फैटिग, सिर्फ मानसिक थकान नहीं थी, एक मेंटली, जब हम देखते हैं एक फिजिकल, एक होता है कि आप सिर्फ जो है इसलिए थक चुके हैं क्योंकि आपके आपके जिस्म के अंदर अब वो शक्ति नहीं रही, लेकिन दिमागी तौर पे, मानसिक तौर पे भी आप थक चुके थे, क्योंकि बार बार वो अनुभव कर चुके थे कि कितने वॉर्स होते हैं। उसके बाद डिफरेंसेस अमॉन्ग द रिफॉर्मिस्ट, सुधारवादियों में मतभेद भी होने लगा। जर्मनी में जो भी सुधार लाना चाहता था, उनमें आपस में भी उनके आपस में भी कुछ इश्यूज थे। कोई कहता था इस तरीके से बदलना है जर्मनी को, कोई कहता था इस तरीके से बदलना है। भाई जर्मनी के अंदर देयर वाज लैक ऑफ मैच्योरिटी। हम ये कह सकते हैं कि लोग पूरी तरीके से जागरूक नहीं थे, और जर्मनी में हर कोई प्लान कर रहा था कि कैसे बदलाव आएगा। अब ये बदलाव लोगों ने ही लाना था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि बदलाव आएगा कैसे। अनेक प्रयास किए गए, अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई गई, लेकिन ये नहीं हो पाया। अब देखिएगा कि सम रिफॉर्मिस्ट, कुछ ऐसे सुधारवादी दल के लोग थे, वो ये चाहते थे, वांटेड टू कंसोलिडेट द पावर ऑफ जर्मनी अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑस्ट्रिया एंड सम प्रशिया। कुछ कहते थे कि जर्मनी को ऑस्ट्रिया के अंडर होना चाहिए, कुछ कहते थे कि जर्मनी को प्रशिया के अंडर होना चाहिए। अब ये सवाल समझ नहीं आता है कि जर्मनी कौन चाहता था। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यूरोप के अंदर, जब हम यूरोप का इतिहास पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलती हैं जो भारत में भी हुई थी। भारत के अंदर में भी जब एकीकरण की बात थी, हर आदमी का, हर एक सुधारवादी का, उनके बीच में भी मतभेद था। ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, और आखिर पे फिर वही हुआ जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो वीपी मेनन ने किया। इसके ऊपर आज भी चर्चा होता। अब देखिएगा कि जब ये लड़ाई चल रही थी, तो ऑस्ट्रिया को कुछ टेंशन होने लगी। अब ऑस्ट्रिया और प्रशिया चाहेंगे कि जर्मनी के ऊपर उन्हीं का दबदबा रहे। अब दोनों के बीच में मतभेद था। ऑस्ट्रिया और प्रशिया आपस में पहले से ही लड़ रहे थे, एक दूसरे के दुश्मन भी थे। इस बात को लेकर था कि जर्मनी के ऊपर कौन रूल करेगा। ऑस्ट्रेलिया चाहता था कि मैं रूल करूं, प्रशिया चाहता था कि मैं रूल करूं। हर कोई जर्मनी के ऊपर रूल करना चाहता था। ऑस्ट्रिया ये चाहता था, ऑस्ट्रिया जर्मनी का नेतृत्व इसलिए करना चाहता था क्योंकि जर्मनी में राष्ट्रीय भावनाओं को कुचल कर कुचला जा सके। इसके विपरीत अगर आप देखेंगे
वो क्या क्या चाहता है, देखिएगा कि लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना ना जागे। और प्रशिया की अगर हम बात करें, प्रशिया क्या चाहता था? प्रशिया जर्मनी को ऑर्गेनाइज करना चाहता था। प्रशिया चाहता था कि राष्ट्रीयता के अंदर, राष्ट्रीय सिद्धांतों के आधार पर जर्मनी को संगठित किया जाए, और इस संगठित जर्मनी का नेतृत्व जो है वो जर्मनी शुड बी लेड ऑर्गेनाइज बाय जर्मनी। तो अच्छी बात है, लोगों को लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। बहरहाल अगर आप देखेंगे तो उन ये 39 राज्य, जो एक 39 स्टेट्स थी, एक लार्ज फेडरेशन जो थी, बहुत बड़ी राज्यों का एक विशाल प्रसिद्ध जो है फेडरेशन बनाई गई थी, यह संघ जो बनाया गया था, प्रसिंग संघ जो है था। और द एम्पेरर ऑफ ऑस्ट्रिया उस समय मैटरनिक हुआ करते थे। ऑस्ट्रिया के सम्राट उस प्रसिद्ध जो है ये संघ के खिलाफ थे, कहा कि ये संघ नहीं हो, बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ, बोला कि अगर ये संघ होगा और मैं इसका हेड रहना चाहता हूं। लेकिन क्योंकि आपस में ऑस्ट्रिया और प्रशिया की लड़ाइयों के कारण इसकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, बट जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, कोई वर्क नहीं हो पाया, तो बहुत सारी जो जर्मनी की अधिकांश और जो स्टेट थी, विभिन्न राज्यों ने अपने अधिकारों में, जो बाकी के थे अलावा जर्मनी के विभिन्न राज्य, अपने अधिकारों में कभी भी नहीं देना होना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम लोग क्यों किसी को बनाने दें, हमें अगर कोई हेड बन गया तो हमारे अंदर क्या रहेगा। इसीलिए 1815 से 1850 तक जर्मनी में ऑस्ट्रेलिया के ही, अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रिया जो है वो डोमिनेंस रहा, उन्हीं का प्रतिनिधि हुआ करते थे, उन्हीं के हेड भी हुआ करते थे। अब सवाल ये बनता था कि आने वाला सफर जर्मनी के लिए कैसा होगा, बिस्मार्क किस तरीके से ये नीतियां चलाएगा और जर्मनी का एकीकरण करेगा। देखिए सफर बहुत मुश्किल था, कठिन था, लेकिन करके ही रहा। जब मैंने आपको इटली का एकीकरण पढ़ाया था, सो इटली के एकीकरण में भी हम लोगों ने बहुत ही बड़े नाम पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गियुस्पी मैज़नी का नाम, गारबेल्डी का नाम, काउंट कैरियर का नाम, इसी तरीके के कुछ नाम हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। अब सवाल ये बनता है कि आखिर क्या कारण ऐसे थे जिसकी वजह से यहाँ का एकीकरण करना पड़ा। तो आप समझिएगा कि लोगों के अंदर, अब भारत को भी जरा जोड़िएगा, भारत के अंदर भी लोगों के अंदर इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक यानी कि दिमागी तौर पे वो समझ चुके थे। यानी जर्मनी में जो राइटर्स हुआ करते थे, फिलोसफर जो हुआ करते थे, साहित्यकारों की बात करता हूं, फिलोसफर और लेखक जो थे, उन्होंने जर्मनी राष्ट्रीयता की भावनाओं को जागृत किया। जर्मनी के कवि जो पोइट हुआ करते थे, फिलोसफर, दार्शनिक तथा इतिहासकारियों ने जर्मनी की प्राचीन गौरव पर प्रकाश डालकर राष्ट्रीय एकता की भावनाओं की गीत प्रदान की, हाईलाइटिंग द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ द जर्मनी, कि भाई ये आपका जर्मनी है, कहां सो रहे हैं। भारत के अंदर भी जब ईस्ट इंडिया कंपनी का सफर चल रहा था, इसी तरीके के गाने गाए गए, इसी तरीके के इतिहासकारियों ने, इसी तरीके के साहित्यकारियों ने, इसी तरीके के देश के जो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने मिलकर भारत की एकता और भारत को एक करने में बहुत बहुत बड़ा रोल अप्लाई किया। अब ये जर्मनी के अंदर भी हो रहा है। तभी मैं कहता हूं कि क्या आप मानते हैं, कल सवाल यूपीएससी पूछता है कि क्या आप मानते हैं कि जर्मनी का एकीकरण या इटली के एकीकरण का प्रभाव भारत के एकीकरण पे क्या पड़ता है, या भारत के या इस तरह बता दीजिए भारत की आजादी पे क्या पड़ता है, क्योंकि भारत उस समय गुलाम था, अंग्रेजों का शासन यहां पे चल रहा था। ये समय है 1848 का। क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक चैप्टर का टॉपिक है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। ये वो समय था जब क्रांतियां बहुत ज्यादा हो रही थी। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अगर हम बात करें, फ्रांसीसी क्रांति होते ही जर्मनी का विभाजन, विभिन्न रियासतों में विद्रोह हुआ तथा इन राज्यों में राष्ट्रीयता के समर्थकों ने, जो उस समय के हिस्से में सपोर्टर थे, एवं जो वहां के प्रतिज्ञावादी थे, शासकों ने, नेशनलिस्ट जितने भी थे, विद्रोह कर दिया और संघर्ष आरंभ कर दिया गया। कहा कि
हम लोग यहाँ पे अब चाहते हैं कि यहाँ पे अधिकांश जर्मन राज्यों में जो है लड़ाइयां होने लगी, मोनार्की बिंग एस्टैब्लिश इन मोस्ट जर्मनी स्टेट, फिर से वापस यहाँ पे राज सत्ता के ऊपर, राजगद्दी के ऊपर राजा बिठा दिया गया। विद्रोह के स्वरूप अधिक अग्रे थे, लाइक द पैटर्न ऑफ रेबिलियन जो है वो बहुत अलग था। जैसे ही फ्रांस का रेवोल्यूशन खत्म होगा 1848, देयर वाज अ रेबेलियन इन वेरियस प्रिंसेस स्टेट्स। हर जर्मनी और सपोर्टर नेशनलिज्म के स्टेट ने उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, कहा कि यार क्या हो रहा है, आजाद कर दो। और यही वो समय है ना जब ग्रीक जो है ओटोमन एम्पायर से निकल के आ जाएगा। ग्रीक कहेगा बाबा हम तो जा रहे हैं, आप सो जाओ। इसी समय अगर देखेंगे तो जर्मनी में औद्योगिकरण का विकास भी हुआ है। जी हाँ, समझिएगा जरी बात को। 1834 में जर्मनी के व्यापार और उद्योग का विकास के मार्ग खुल गया। The path of the development of the Germany treat the industry open. जर्मनी ने बहुत तेजी से औद्योगिकरण में 1859 टू 1869 के मध्य जर्मनी में काफी सारे जो है औद्योगिकरण इंडस्ट्रीज खोल दी गई। और इसी समय में, इस काल में, पूरी तरीके से जो प्रोडक्शन थी क्षेत्रों के अंदर, काफी सारा जो कोल था, लोहे मिल जो जितने भी थे, उनका उत्पादन बढ़ गया। और 1850 तक जर्मनी के सभी प्रमुख नगरों के रेलवे से जोड़ दिया गया। All the major cities where Germany were connected to the railway. अब सवाल ऐसा भी आ सकता है कि क्या आप मानते हैं कि भारत की आजादी में रेलवे का क्या प्रभाव था और जर्मनी की एकीकरण में रेलवे का क्या प्रभाव था? भाई, ये जो देश आजाद हुए, ये जो देश एकीकरण में गए, इनके पीछे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब होती है, औद्योगिकरण का विकास के फलस्वरूप जर्मनी में एक नया पूंजीवादी या पूंजी जैसे हम कहते हैं वर्ग की शुरुआत होगी। वहां पे नए तरीके की अब डेवलपमेंट होने लगी, न्यू बॉबीज इन जर्मनी डेवलप होने लगे। ग्रेजुअली, धीरे धीरे इसी वर्ग ने जर्मनी को राजनीति में धकेलना शुरू कर दिया। एक्टिव पार्ट उन्होंने पॉलिटिक्स में लेना, क्योंकि पैसा उनके पास बहुत आ गया। एंड क्लास बिकम इंटेलेक्चुअल क्लास बहुत ही ज्यादा विशाल हो गई। ये पूंजीवाद जो लोग थे, यानी कि पूंजीपति वर्ग के सहयोग में प्राप्त होने वाले थे, इंटीग्रेशन मूवमेंट जो है गेन न्यू मोमेंटम, नई तरीके से एक आंदोलन की नई शुरुआत हो गई। सब लोग स्पोर्ट में आ गए। उनको लगा कि हम तो जर्मनी को आजाद करवा देंगे, हमें क्यों किसी के अंडर रहना है। भारत के अंदर भी ऐसा ही हुआ था कि औद्योगिकरण से लोगों ने कहा कि भाई हम तो अपनी इंडस्ट्रीज हैं, हम तो सब कुछ अपना खुद कर सकते हैं, हमें क्यों किसी की जरूरत है। और उसी बीच में अगर आप देखेंगे तो बिस्मार्क के बारे में पढ़ने को मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1851 की जब बात करते हैं हम, तथा बिस्मार्क का एक राजतंत्र, अगर आप देखेंगे, एक ऐसा बंदा जो सपोर्टर था और had gained a prominence in stance supporter of the monarch, an enemy of democracy. अब ये बात जरा समझिएगा, बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते। कट्टर समर्थर उसके जो चाहता था, सपोर्टर जो था, लोकतंत्र का नहीं था, डेमोक्रेसी का नहीं। वो चाहता था कि किसी तरीके से मोनार्की सिस्टम को क्या किया जाए, रीस्टैब्लिश किया जाए। तो अब यहां पे जरा समझने वाली बात बहुत अच्छे से समझिएगा। बिस्मार्क को वहां के एम्पायर 1851 द एम्पायर ऑफ रशिया अपॉइंटेड बिस्मार्क एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रशिया। बोला कि तुम रशिया के अधिकारी बन जाओ, हेड बन जाओ। बिस्मार्क जैसे ही वहां का हेड बनता है तो फ्रैंकफर्ट असेंबली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रैंकफर्ट के सभा में जो उस समय असेंबली हुआ करती थी, ये असेंबली का नाम है कंटिन्यू रिप्रेजेंट रशिया फॉर 8 ईयर। 8 साल तक रशिया कंटिन्यूसली रिप्रेजेंट करता रहा। वे 8 वर्ष तक रशिया यानी वहां पे प्रतिनिधि बने रहे। यहां पर उसकी ऑस्ट्रिया संबंधी विचारों में भी परिवर्तन आ गया। देयर वॉज अ चेंज इन द ऑस्ट्रियन थॉट्स हियर। प्रीवियसली ही हैड बीन अ सपोर्टर ऑफ सप्रेसिंग द रिवॉल्यूशन। पहले वो ऑस्ट्रिया से सहयोग करके क्रांति को दबाने के समर्थ में था, लेकिन किंतु अब उसमें चेंज आ चुकी थी। बट नाउ ही हैव टू नो दैट कॉपरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड प्रशिया इज नॉट पॉसिबल। रशिया और ऑस्ट्रिया एक नहीं हो सकता। ऑस्ट्रिया का सहयोग, पहले उसको कुछ और सोच थी, लेकिन जब वो
वहां के फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में बैठे, तभी कहा जाता है कि जिंदगी में काफी सारी चीजें जो है इंसान समय के साथ सीखता है। पहले कुछ और चाहते थे, पहले तो मोनार्की था, लेकिन किंतु जब वो मिलता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया प्रेशिया की बराबरी के स्थान देने को तैयार नहीं था, तो बिस्मार्क जो है वो बहुत खतरनाक थे। उन्होंने कह दिया नहीं, अब मैं यूनिफॉर्म करूंगा। बिस्मार्क के इस शब्द से ही पता चलता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सैन्य शक्ति के आधार पर प्रशिया प्रशिया के जो बेस्ड ऑन द मिलिट्री पावर ऑफ रशिया, मैं अब इसका एकीकरण करके रहूंगा। पहले कुछ बिस्मार्क का कहना था, अब कुछ और है, क्योंकि अब उनको पता चल गया था कि ऑस्ट्रिया सही देश नहीं है, हम इनके साथ अब ज्यादा देर नहीं रह सकते, या हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब बिस्मार्क की फिलॉसफी को जरा समझिए। अब देखिएगा कि ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग ओपिटन ऑफ न्यू आइडियाज, उसके अंदर नई विचारधारा प्रारंभ हुए। 1859 ईस्वी में वह रूस में जर्मनी के राजदूत अपॉइंटेड एज जर्मनी एम्बेसडर टू द रशिया, एम्बेसडर बनाए गए। और 1862 में वह 1862 के अंदर की बात कर रहा हूं, ही वॉज सेंट एज एम्बेसडर टू पेरिस, पेरिस भेजा गया, होल्डिंग दिस पोजीशन। और जैसे ही उनको ये बड़ी बड़ी पोजीशन दी गई है, जो इनको बड़े बड़े राजदूत दिए गए, तो ही गॉट ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल सिचुएशन इन यूरोप। तो उनको राजनीतिक स्थिति के बारे में समझ में आने लगी, पहले कुछ भी नहीं जानते। बिस्मार्क एक मसीहा बने, बिस्मार्क पहले ही मसीहा नहीं थे, ये दो शब्द अलग है। बिस्मार्क ने फ्रांस से अच्छे संबंध बना लिए, बिस्मार्क ने एस्टेब्लिश किया कि फ्रांस के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए। नेपोलियन थर्ड ऑफ फ्रांस जो थे, वो इंटरनली अपोज करते थे ऑस्ट्रिया को, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इसी की मदद ले ली जाए। बिस्मार्क ने इस लाभ को उठाते हुए नेपोलियन से कहा कि यदि फ्रांस और ऑस्ट्रिया फ्रांस, अब देखिएगा ये लड़ाने की कोशिश करेंगे, ये खुद नहीं लड़ेंगे, इन्होंने एडवांटेज ले लिया। इफ फ्रांस एब्सटेन फ्रॉम द वॉर ऑफ ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया, देन सम टेरिटरी, अगर आप ऑस्ट्रिया का साथ नहीं दोगे, तो जो जगह मैं उनसे छीनूंगा उसमें से आधी आपको दूंगा, आधी खुद रखूंगा, तो आप तैयार हैं? तो नेपोलियन थर्ड ने कहा ठीक है भाई, तुम अच्छे हो, तुम तो हमें जगह दे रहे हो। तो इसका लाभ उठाते हुए नेपोलियन से कहा गया कि यदि फ्रांस ऑस्ट्रेलिया व प्रशिया के युद्ध से दूर रहता है, तो उसे कुछ प्रदेश दे दिए जाएंगे। फ्रांस से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए उसने फ्रांस के साथ एक व्यापार संधि भी कर ली। अब देखिएगा कि जब वो अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, एम्बेसडर बनते हैं, तो उनको पता चलता है कि नहीं, असल में हमें क्या करना है। बिस्मार्क ने इटली से भी अपनी दोस्ती बना ली, मित्र बन गए। अब ऑस्ट्रिया को निकालने के लिए, निकालना चाहते थे, तो भाई दोस्त तो चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रिया के प्रभाव बना रहने पर इटली का एकीकरण संभव नहीं था। अब यहां पे ये जरा समझिएगा मेरी बात कि ये बंदा कितना सूझबूझ वाला है, लेकिन समय के साथ सीखा है, जो समय के साथ आपको चीजें सीखनी है। हर एक इंसान जो है वो घर में नहीं सीखता है जब तक उसको सिखाया ना जाए, जब तक वो उस पोजीशन को होल्ड ना करे। यही वो बिस्मार्क है जब तक कल तक ऑस्ट्रिया का था, लेकिन यही बिस्मार्क है जो आज एक डिप्लोमेटिक रिलेशन, यही वो बिस्मार्क है जिसने कहा था कि आयरन एंड ब्लड चाहिए, लेकिन यही बिस्मार्क है जो अब ये कहता है कि नहीं, प्यार और मोहब्बत से ही चीजें जीती जा सकती है। अब देखिएगा कि क्रिएशन ऑफ नॉर्थ जर्मन यूनिफिकेशन कैसे होती है। बिस्मार्क सभी जर्मन राज्यों को मिलाकर जर्मन संघ का निर्माण करना चाहता था। बिस्मार्क वांटेड टू जर्मन यूनियन बाय कंबाइनिंग ऑल जर्मन स्टेट, किंतु दक्षिणीय जर्मनी के राज्य की इच्छाओं के विरोध उन्हें संघ में सम्मिलित नहीं किया जा सकता था। अंत बिस्मार्क ने 21 राज्यों को मिलाकर 21 स्टेट ऑफ द नॉर्थर्न जर्मन यूनिफिकेशन किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ रशिया, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द न्यू जर्मन स्टेट एसोसिएटेड, और एक नया संविधान बनाया गया। अगर आप देखेंगे तो 1867 में इसे नए जर्मन राज्य संघ के संविधान बनाया गया। संघ के लिए 2 संसदीय संसदों की व्यवस्था की गई और व्यवस्था अरेंजमेंट की गई। तो अब वो ही बिस्मार्क है, अब अरेंज करना, आप कह रहे हैं कि नहीं, अब आप किसी तरीके से जर्मनी को एक करना है। कल तक वही था जो कहता था कि नहीं, नहीं होना चाहिए। सो ये शो करता है कि किस तरीके से जर्मनी की एस्टेब्लिशमेंट हुई, और उसके बाद जर्मनी की एस्टेब्लिशमेंट हुई, जर्मन साम्राज्य की स्थापना। एक ट्रीटी होती है, एक संधि की गई है, अगर आई होप आपने पढ़ी होगी, प्रैग्यू कहा जाता है, या प्राग की संधि द्वारा जर्मनी में ऑस्ट्रिया का नेतृत्व करने वाले ऑस्ट्रिया लीडरशिप जो थे जर्मनी का, इन फॉर एवर, वो चाहते थे कि ये सारा सिस्टम एक ही बार खत्म हो जाए, और पूरी तरीके से खत्म हो गए। एंड द नॉर्थर्न जर्मन यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ रशिया।
और पूरी तरीके से जर्मन संघ की स्थापना हो गई और इसको प्रशिया के अंडर रखा गया। अब ये यूनिफिकेशन इजी दिखने लगी। अब ये नेतृत्व में जर्मनी एकीकरण के मार्ग पर स्पष्ट हो गया था, क्योंकि ऑस्ट्रिया खत्म हो चुका था। इस संघ के बाद, संधि के बाद भी अगर आप प्रशिया जो है यूरोप की शक्तिशाली राष्ट्र तथा बिस्मार्क के युग में कि सबसे शक्तिशाली राजनीतिक समाज जानने लगा। यानी लोगों को पता मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन यूरोप में अगर कोई था तो वो बिस्मार्क था। और ये हिट कर गया ऑस्ट्रिया की रेपुटेशन को कि यार कल का बच्चा, कल का आदमी हमसे आगे निकल गया। इस साम्राज्य पर भी उसका प्रभाव कम हो गया था, तो बिस्मार्क की स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई। ऑस्ट्रिया को लगा कि हमसे कुछ गलती हो गई, हम शायद बिस्मार्क को समझ नहीं पाए, और वो सोचते रह गए कि शायद हमने बिस्मार्क के साथ पहले ही दोस्ती कर ली होती। चार दक्षिणी जर्मनी की चार राज्य पहले ही जर्मनी संघ में शामिल ही हो चुकी थी, तो बिस्मार्क ने 18 जनवरी 1871 के अंदर को पूरा ये क्लियर कर दिया कि जो जर्मनी की चार स्टेट यार, ग्रैंड कोर्ट फेमस, जिसको हम शीश महल इन वर्सिलास के अंदर जो है बहुत बड़ा नाम है, उनको ऑन 18 जनवरी 18 इन विच ऑल द रूलर ऑफ जर्मनी स्टेट ऑन देयर जनरल वे आर प्रेजेंट। सारे जनरल वहां पे प्रेजेंट थे, शासक तथा उनके सैनिक जितने भी थे वो प्रेजेंट थे। इस भाव दरबार में एक एम्परर विलियम, जो उस समय बहुत ही बड़े उच्च थे, जिन्होंने इसको ये बोला था करने के लिए, उच्च मंच पर प्रशासक सम्राट विलियम बैठे गए और दरबार में सम्राट विलियम को क्लियर कर दिया गया कि ये कृतिक जर्मन साम्राज्य के सम्राट घोषित किया गया, तथा बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम को राज्य, जो उस समय के एम्परर थे विलियम वन जर्मनी, द जर्मनी नेशनल इंटीग्रेशन वाज कंप्लीटेड, और प्रकार जर्मनी की राष्ट्रीय एकीकरण पूरा हो गया। सो ये शो करता है कि हर चीज समय के साथ बढ़ती है और समय के साथ ही वो आगे होती है। भले ही एकीकरण भारत का हो या भले ही एकीकरण इटली का हो और जर्मनी का हो, हर चीज समय के साथ साथ जो है वो सुलझती जाती है। ये वही जर्मनी था जो कल तक 300 रियासतों के अंदर बटा हुआ था, फिर यही वो जर्मनी था जो 39 स्टेट में था, फिर यही जर्मनी एक हुआ। लेकिन इसको करने के लिए हर एक स्टेप, हर एक चीज देखी गई, हर एक सोच समझ बूझ से किया गया। जितना सफर आपको इजी लगता है इतना था नहीं। और भारत के इतिहास में भी जब यही चीज सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं तो ये इजी नहीं था। पहले पहले बहुत मुश्किल हुआ, लोगों को समझाने में ही समय निकल गया, लेकिन लास्ट पे उन्होंने भी फिर ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाई। वो लोग जो मान गए तो ठीक था, नहीं तो कहीं कहीं पे हमें फोर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन सवाल ये बनता है कि ये एक दिन का काम नहीं है, ना एक इंसान का काम है, इसके पीछे एक फोर्स होती है। जैसे बिस्मार्क का समय बदला सोचने में समझने में, ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी पहले लैंग्वेज को समझने में, किस तरीके से स्टेट बनेंगे, प्रिंसली स्टेट के साथ कैसे गठन होगा, इन सारी चीजों के बाद ही एक आज जो आपको भारत दिखता है, जिस भारत की यूनिफिकेशन है, जिस भारत के अंदर अलग अलग स्टेट आज मिलके रहती हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, ये सारी चीजों का हमें पढ़ने को तभी मिलता है जब हम पढ़ते हैं कि किस तरीके का यूरोप का प्रभाव भारत की आजादी और भारत के एकीकरण पे पड़ा। होपफुली कि उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फ्रांस के अंदर भी, फ्रांस और प्रशिया जो है उनके बीच में भी वॉर हुई। अब प्राग की संधि के बाद फ्रांस और प्रशिया के संबंध बिगड़ते गए कि कहा कि भाई तुमने तो कहा था कि ऑस्ट्रिया को निकाल के हम तुमसे दोस्ती करेंगे, वो कहां गया। तो नेपोलियन थ्री जो था, क्योंकि वो न्यूट्रल रहा था ऑस्ट्रेलिया की वॉर में, बट बिस्मार्क अवेयर था कि हम लोग ज्यादातर नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड द साउथर्न जर्मन स्टेट इन जर्मन यूनियन एज अ फ्रांस रिमेनेड इन पावर। उनको पता था कि फ्रांस जो है अगर उसको शक्तिशाली बना दिया गया या उसको कोई एरिया दिया तो वो फिर से अटैक करेगा। तो फ्रांस फाउटेड विद ईच अदर, फ्रांस भी जो है फिर से एक लेकर, स्पेन और फ्रांस के बीच में भी एक वॉर होती है, लेकर फ्रांस ने जो है प्रशिया जो है वो उस समय ये देखता है कि किस तरीके से फ्रांस जो है प्रशिया के ऊपर, फ्रांस और स्पेन के बीच जब लड़ाई हुई तो 1870 के अंदर फ्रांस डिक्लेयर वॉर ऑन प्रशिया। और 1870 में फ्रांस ने डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग अब वॉर करेंगे, क्योंकि ये बंदा सही नहीं है, इसने कल कहा था कि अगर हम मदद करेंगे तो हमें जगह मिलेगी। नेपोलियन थर्ड वाज डिफीटेड, इसमें नेपोलियन तथ्य की जो है हार हो गई, और 20 जनवरी 1871 के दिन जितना भी एरिया था ये वॉर एंड हो गई। और ट्रीटी ऑफ, अगर आप देखेंगे तो ये ट्रीटी जो संधि की गई दोनों के बीच में, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, और इसमें ये कहा गया कि हम एक दूसरे का अब रिस्पेक्ट करेंगे और आज से
जर्मनी पूरी तरीके से। रिजल्ट ऑफ द वॉर्स अगर आप देखेंगे प्रशिया एंड फ्रांस के बीच में क्या हुआ, फ्रांस मेन रिजल्ट ये निकल के आया कि फ्रांस और प्रशिया जो है इज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो गई, और मर्जर ऑफ स्टेट जो है साउथ जर्मनी और जर्मनी यूनियन लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पावरफुल जर्मनी एम्पायर, और पूरी तरीके से एक जर्मनी का राज्य जो है घोषित कर दिया, शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई। फ्रांस में नेपोलियन के साम्राज्य का भी अंत हो गया था, तथा वहां पे अब रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी गई। एक संधि जो फ्रैंकफर्ट संधि हुई, एक्सट्रीमली ह्यूमिलेटिंग थी फॉर फ्रांस। फ्रांस की ये फ्रैंकफर्ट संधि जो थी फ्रांस के लिए, ये माना जाता है कि उनको पसंद तो नहीं थी, और उन्होंने कॉन्स्टेंटली सिविल वॉर स्टार्ट हो गए। इसको हम गृह युद्ध करते हैं, गृह युद्ध मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था। इसके अलावा फ्रांस में काफी सारे और भी युद्ध होने लगे। द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज कंप्लीटेड। फ्रांस और पर्शिया की वॉर की वजह से इटली के अंदर भी एकीकरण हो गया, और नेपोलियन कॉल्ड ए फ्रेंच आर्मी फॉर द रोम जस्ट ए फ्यू डे बिफोर हिज फॉल। तो उसने रोम की आर्मी को तो बुलाया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। इटली टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, और उन्होंने रोम को बुलाने, रोम वहां पे बिजी रहा, तो रोम की काफी सारी जगह जो है वो इटली ने ले ली, डिक्लेयर एक कैपिटल ऑफ इटली हो गया। सो इन चीजों की वजह से एडवांटेज ऑफ दिस वॉर द रशिया टुक द कंट्रोल ऑफ ब्लैक सी, और रशिया को काला जो सारा एरिया था काला सागर, उस पर अधिकार मिल गए। तो इस बीच में बहुत सारी चीजें ऊट पटांग सी हो गई। एक बंदा रोम हेल्प करने जा रहा है फ्रांस की, यहां से इटली वाले रोम की एरिया को लेके अपना कैपिटल बना दे, बोला भाई तुम लड़ते रहो, हम यहाँ पे चले। इसी बीच में रशिया ने काले सागर पे भी जो है अपना अधिकार जमा लिया। तो इस तभी मैं कहता हूं कि क्या आप मानते हैं कि एकीकरण से सिर्फ इटली को, जर्मनी को ही फायदा नहीं हुआ, बल्कि इसकी वजह से बाकी और देशों को भी फायदा हुआ। सो थैंक यू सो मच। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मैं बार बार आपको कहता हूं, जो एक मेथड है यूपीएससी के लिए कि आप LCMI यानी कि लेस कंटेंट मोर इंफॉर्मेशन, LCMI का मतलब होता है लेस कंटेंट मोर इंफॉर्मेशन। आप कंटेंट कम रखें लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत रखें। इस पूरे जो अब मैंने आपको ये पढ़ाया है, ये सारा कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड और आपकी अर्जुन देव की बुक से है, यानी हमें उतना ही पढ़ना है जो हमारे लिए जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि हम कहानियों से बेहतर अगर कंटेंट पे ध्यान दें तो वो बेहतर होगा। और क्योंकि ये यूपीएससी का एग्जाम है, इसमें हम लोगों को बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। उम्मीद करता हूं कि आप अपने कंटेंट को बहुत प्रॉपरली चेक करेंगे और उतनी ही चीजों पे ध्यान देंगे जो यूपीएससी पूछता है। सो थैंक यू सो मच जगदी। अगर आपको इस क्लास के बारे में कोई भी ऐसा सवाल या ऐसी चीज जो आपको लग रहा है कि आपको समझनी है, तो आप मेरे यूपीएससी मेंटोर के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आप मेरे से कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, जहां पे मैं आपके सवालों का सीधा जवाब दूंगा। यूपीएससी मेंटोर विद सुहेल तुर्की। और आप हर दिन 10 बजे लेट्स क्रैक इट इंग्लिश के चैनल पे 10 बजे मेरी क्लास होती है। आप वहां पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और वहां पे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं रिगार्डिंग कि अगर कुछ भी चीज आपको लगती है जो आपको चाहिए, आपको समझना है, आज भी मेरी क्लास है, तो आप वहां पे जुड़ सकते हैं। और अनअकैडमी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।